ये चीज़ ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए स्टेरॉयड जैसे हार्मोन्स हमारे सेल्स के आउटर कवरिंग के लिए ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की एक्सेस अमाउंट हमारे लिए दुश्मन होती है। कल्पना करिए, खाना खाने के बाद आमतौर पर एक सामान्य भारतीय 8 घंटे 9 घंटे के बाद ही, पहले खाना खाने के बाद 8 से 9 घंटे के बाद ही दूसरा खाना खाते हैं। तो 4-5 घंटे तक तो ये ट्राइग्लिसराइड्स की ज़रूरत काइलोमैक्रोन से पूरी हो जाती है। लेकिन जो बाद के समय में जब ज़रूरत पड़ती है तो लीवर के पास पहुंचा हुआ ये जो फैट होता है, ये दोबारा पैकेज करके निकाला जाता है। VLDL से बनता है आइडियल से बनता है LDL, और इस दौरान सारे ट्राइग्लिसराइड धीरे धीरे उतार दिए गए तो बचता है केवल कोलेस्ट्रॉल रिच कार, जिसको हम LDL कहते हैं। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास एक ऐसी संरचना है जिसके पास ट्राइग्लिसराइड्स है नहीं, मैक्सिमम जो बच जाता है वो कोलेस्ट्रॉल ही बच जाता है। एक्चुअल में मैंने आपसे कहा, जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद फैटी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल कार होती है जो काइलोमैक्रोन्स के रूप में, जिसको हम जानते हैं, वो लीवर तक पहुंचती है। उस समय बीच में जिनको फैट की ज़रूरत होती है, वो ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको उतारते जाते हैं। कल्पना करें, खाना तो आप हमेशा नहीं खाएंगे, दिन भर तो आप खाते नहीं रहते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि खाना खाने के 5 से 6 घंटे के बाद जो आप भूखे होते हैं, तो उस समय खाना तो आप खाए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर को फैट की ज़रूरत पड़ती है। कल्पना करिए, खाना खाने के बाद आमतौर पर एक सामान्य भारतीय 8 घंटे 9 घंटे के बाद ही, पहले खाना खाने के बाद 8 से 9 घंटे के बाद ही दूसरा खाना खाते हैं। तो 4-5 घंटे तक तो ये ट्राइग्लिसराइड्स की ज़रूरत काइलोमैक्रोन से पूरी हो जाती है। लेकिन जो बाद के समय में जब ज़रूरत पड़ती है तो लीवर के पास पहुंचा हुआ ये जो फैट होता है, ये दोबारा पैकेज करके निकाला जाता है। बात समझिए, एक नई कार रिलीज की जाती है जिसका नाम VLDL होता है। आप क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको समझना ही होगा। जब आप मैंने कहा कि 8 से 9 घंटे का हम गैप रखते हैं खाना खाने के भीतर, तो 4 से 5 घंटे के बाद जब पचा हुआ सारा ट्राइग्लिसराइड्स या फैट जो होता है काइलोमैक्रोन की मदद से लीवर में पहुंच गया, उसके बाद दोबारा जब ज़रूरत पड़ती है तो लीवर रिवर्स ऑर्डर में इस फैट को अपने पास से छोड़ता है और एक नई कार के द्वारा भेजता है जिसका नाम होता है VLDL। और ध्यान रखिएगा, जो ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू होती है, कल्पना करें किसी पर्सन में अगर ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू 200 है तो उसका 5वां हिस्सा VLDL बन करके बाहर निकलता है, यानी 40 उसकी वैल्यू VLDL की होगी। क्या आप मेरी बात को कल्पना और सही तरीके से सोच पा रहे हैं? आप सोचेंगे तो बॉडी के मैकेनिज्म को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सोच पाएंगे। जो लीवर नई कार रिलीज किया जिसमें फैट डाल करके, वो ट्राइग्लिसराइड्स के ओरिजिनल वैल्यू का 1/5 होता है, यानी जो ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू का 1/5 हमारा VLDL की वैल्यू होता है। एक नए किस्म का कार जिसमें थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड्स होता है, थोड़ा कोलेस्टेरॉल होता है, थोड़ा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनको पैकेज करके एक नए कार के रूप में छोड़ा जाता है जिसका नाम होता है VLDL। ये चीज़ ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए स्टेरॉयड जैसे हार्मोन्स हमारे सेल्स के आउटर कवरिंग के लिए ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की एक्सेस अमाउंट हमारे लिए दुश्मन होती है। तो ध्यान से समझिएगा, जो VLDL के रूप में नई कार रिलीज़ की गई है, ये एक बार फिर से आगे बढ़ती है और मकसद इसका होता है सेल्स को ट्राइग्लिसराइड्स और जो भी फैटी चीज़ें हैं उनको सेल्स को प्रोवाइड करना उस समय जब हमारी सेल्स भूखी होती हैं। तो जब ये आगे बढ़ रहा होता ना, तो पहले आप कल्पना करें, जो कार है या यूं कह लें ट्रक है या ऐसा कह लें बड़ी सी कार है जिसके पास बहुत सारा माल लदा हुआ है। जैसे जैसे इसके भीतर से चीज़ें यूज़ होती जाती हैं, वैसे वैसे इसका साइज़ या यूं कह लें कि इसके भीतर जो लोडेड
ट्राइग्लिसराइड्स हैं वीएलडीएल के भीतर वो कम होते जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वीएलडीएल आगे बढ़ते हुए अपने भीतर का ट्राइग्लिसराइड्स को बाहर फेंकता जाता है और इसका नाम हो जाता है आईडीएल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद और आगे बढ़ता है तो उसका नाम हो जाता है एलडीएल, जैसे जैसे ट्राइग्लिसराइड्स को रिलीज करता जाता है। और ध्यान से ये समझना होगा, वीएलडीएल से बनता है आईडीएल, आईडीएल से बनता है एलडीएल, और इस दौरान सारे ट्राइग्लिसराइड धीरे धीरे उतार दिए गए तो बचता है केवल कोलेस्ट्रॉल रिच कार, जिसको हम एलडीएल कहते हैं। इसीलिए एलडीएल को हम कहते हैं बैड लाइपोप्रोटीन, या फिर जो हम इसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास एक ऐसी संरचना है जिसके पास ट्राइग्लिसराइड्स है नहीं, मैक्सिमम जो बच जाता है वो कोलेस्ट्रॉल ही बच जाता है। और इस चीज़ को समझना होगा कि जब ये एलडीएल ब्लड में घूम रहा होता है तो इसकी मात्रा एक लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि चला था वीएलडीएल के रूप में, आगे बढ़ा आईडीएल बना, आईडीएल के बाद बच गया एलडीएल। ये एलडीएल वापस आएगा और लीवर को रिटर्न कर दिया जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एलडीएल वापस आकर के लीवर को रिटर्न हो जाता है। लेकिन कल्पना करें अगर एलडीएल ज्यादा हो जाए। एलडीएल ज्यादा कब होगा? जब वीएलडीएल ज्यादा होगा। तो इसीलिए, और वीएलडीएल ज्यादा कब होगा? जब ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होगा। कल्पना कर पा रहे हैं? मैंने यही तो कहा, ट्राइग्लिसराइड्स की टोटल जितनी वैल्यू होगी उसका 1/, या 1/5 वैल्यू वीएलडीएल की होगी। तो अगर ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होगा तो वीएलडीएल भी ज़्यादा होगा, वीएलडीएल ज़्यादा होगा तो एलडीएल ज़्यादा होगा। इसीलिए हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, या डाइट जिनकी ख़राब है उनको कहा जाता है कि वो कंट्रोल करने के लिए काम करें, क्योंकि जब ट्राइग्लिसराइड्स कम होगा तो वीएलडीएल अपने आप कंट्रोल होगा। अगर वीएलडीएल अपने आप कंट्रोल होगा तो एलडीएल भी कंट्रोल हो जाएगा। वरना अगर ये प्रोसेस ख़राब रही तो एलडीएल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे होगा क्या? एलडीएल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये ब्लड में घूमता रहेगा, लीवर उतना रिटर्निंग में ले नहीं पाएगा। जब लीवर इसे रिटर्निंग में दोबारा ले नहीं पाता है तो एलडीएल की जो बढ़ी हुई वैल्यू है ये ब्लड में घूमती रहती है, और इस घूमते हुए एलडीएल को खाता है हमारे ब्लड के भीतर घूमने वाला माइक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो हमारे ब्लड के भीतर घूम रहे होते हैं वो इस एलडीएल को खाते हैं, और खाने के साथ ही बदल जाते हैं एक राक्षस में जिसका नाम होता है फोम सेल्स। ये फोम सेल्स ही धीरे धीरे करके एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते जाते हैं और ब्लड वेसल्स के भीतर, ब्लड के सर्कुलेशन के भीतर धीरे धीरे करके ब्लॉकेज शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एलडीएल ज़्यादा रहा तो आने वाले समय में मैक्रोफेजेस, जो हमारे ब्लड के भीतर एक सुरक्षा तंत्र के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, वो मैक्रोफेजेस उसे खाएंगे और खा करके बदल जाएंगे फोम सेल्स में। ये फोम सेल्स उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके भीतर नैरोइंग करना, उसके भीतर का रास्ता नैरो कर देते हैं, जिसके कारण लंबे समय में चलते चलते वो रास्ता नैरो होता जाता है और उसके भीतर कुछ दिनों बाद सरफेस खुरदुरी हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स नैरो होते होते छोटे हो गए हैं उनकी सरफेस खुरदुरी हो जाती है और वहाँ जाकर के डिपॉजिट होने लगता है प्लेटलेट्स। और अगर ऐसे ही प्लेटलेट्स जमा होता रहा तो किसी भी दिन अचानक से ब्लॉकेज हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, जो लोग ज़्यादा जिनकी डायबिटीज़ नियंत्रित नहीं है, जिनका एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है, उनको पहले तो कहा जाता है कि अपने एलडीएल के लेवल को कंट्रोल रखें। और अगर वो हाई रिस्क पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, लिपिड प्रोफाइल ख़राब है, संभावना है कि ब्लड वेसल्स नैरो होते जा रहे हैं, वहाँ पर प्लेटलेट्स का जमाव होता जा रहा है, पहले तो फोम सेल्स वहाँ चिपक करके एथेरोस्क्लेरोसिस की हार्डनिंग करेंगे, उस पर जाकर के प्लेटलेट्स इकट्ठे होंगे। तो इसको रोकने के लिए एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। कौन सी दवा? एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। इसी तरीके से जो एलडीएल का लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस दिया जाता है। तो हमने अब तक क्या बात किया? हमने बात किया ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू के बारे में, हमने बात किया
VLDL के बारे में हमने बात किया, LDL के बारे में हमने बात किया, LDL के लेवल के बढ़ने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे होती है, उसके आगे बढ़ने से प्लेटलेट्स कैसे उस पर जमा होते हैं, इस पर हमने बात किया। इसके बाद यहीं पर एक चर्चा हम करते हैं लिपिड प्रोफाइल में HDL के वैल्यू की। तो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जिसको लीवर बनाता है। हमारे सेल्स में अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, चाहे वो हमारा ब्लड के सर्कुलेशन में हो या कहीं और हो रहा है, उसको वापस पकड़ करके खींच करके लीवर को लेकर के आते हैं। इसलिए कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स तरीके से खींच करके लेकर के आने की जिम्मेदारी HDL की होती है। इसलिए HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये वापस कोलेस्ट्रॉल को पकड़ करके, जिसके कारण आगे चल करके प्लाक बन सकता है। चूंकि आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है? LDL के पास ज़्यादा है। LDL अपने पास कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेकर के घूम रहा है, तो इधर उधर कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट करता जाएगा। उस LDL के द्वारा जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, उसको पकड़ करके खींच करके लीवर के पास लेकर के आने की जिम्मेदारी HDL की होती है। स्पष्ट तौर पर HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। हालांकि इसमें भी कई डिबेट हैं, लेकिन उसके चर्चा में हम नहीं जाएंगे। वो हम डॉक्टर्स के बीच में जब चर्चा होती तो हम बात करते हैं कि HDL क्या वाकई इतना अच्छा है। एक हम कभी बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि LDL को बिगाड़ने वाला HDL ही होता है, लेकिन वो फिर कभी बात होगी जब कभी हम आपसे अगले लेवल पर बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझें, LDL खराब है। LDL के कारण उसके भीतर जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, कहीं भी डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होना शुरू होते हैं। उस कोलेस्ट्रॉल को खींच करके ला सकता है HDL, इसलिए HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। लेकिन कुछ इसके साथ जुड़ी हुई और भी फैक्ट्स हैं जिस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। चूँकि लेक्चर लंबा ना हो तो मैं इसको अब यहीं पर समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मेरा अभी तक के डिस्कशन को कई पार्ट्स में डिवाइड करने का मेरा टारगेट रहा है, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कैसे जो रमेश जी हैं उन्होंने वाइन, ज़्यादा फैटी चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, एक्सरसाइज न करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया है, लिपिड प्रोफाइल को ख़राब किया है। वहीं सरिता जी जो कि ज़्यादा जागरूक नहीं है, अनजान है, दवाइयाँ सही तरीके से उनकी बॉडी में काम नहीं कर पा रहा है, और उनका मैनेजमेंट, उनकी बॉडी की में मेटाबॉलिक जो मैनेजमेंट है वो सही ना हो पाने की वजह से उनका लिपिड प्रोफाइल खराब आ रहा है। और इन दोनों ही बातों में, इन दोनों ही पेशेंट्स की स्टोरी में एक चीज़ और भी ऐड होना चाहिए। जो लीवर है ना, लीवर इन दोनों ही पेशेंट्स का फैटी लीवर की कंडीशंस में पहुंच चुका होता है। एक में फैट ज़्यादा पहुंच रहा है, शराब, ऑयली चीज़ें और जो लाइफस्टाइल, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, फैट को बर्न नहीं कर रहे हैं। इसके कारण रमेश जी के मामले में फैटी लीवर हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा फैट जाके लास्ट में लीवर में ही डिपॉजिट होगा। दूसरा, जो हमारी सरिता जी हैं, मैंने आपको कहा कि उनका इंसुलिन के रेसिस्टेंस के कारण सेल्स डिमांड ही नहीं कर रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स की, तो ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में बढ़ा हुआ घूम रहा है और जा करके वो लीवर के पास पहुंच जाता है, और लीवर के पास पहुंच करके वहीं डिपॉजिट हो रहा है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ा हुआ मिलता है, भले ही वो शराब न पिए, उसके बाद भी ज़्यादा फैटी चीज़ें ना खाएं तो भी, और इसके अलावा उनमें ये फैटी लीवर की समस्या भी डेवलप होती है। तो दोनों ही लोगों में फैटी लीवर के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसका सलूशन क्या है? सलूशन है कि जो हमारे सेलुलर यूटिलाइजेशन है उसको हम बढ़ाएं। जब ये फैटी चीज़ें जब ट्रांसपोर्ट होकर के आ रही थी, तो जब हमारे सेल्स एक्टिव रहेंगे तो रास्ते में ही सारा डिमांड के द्वारा पूरा कर लेंगे, तो लीवर तक फैट उतना पहुंचेगा नहीं, तो फैटी लीवर की समस्या नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट लेवल का एक्सरसाइज, और डाइट उतना ही लीजिए जितना आपको चाहिए। एक्स्ट्रा कैलोरी आपके लिए नुकसानदायक होती है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए। ये मेरा पहला लेक्चर है, ये पूरी बात यहाँ पर नहीं हुई है। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे कि जो हमारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है उसको कितने रेंज में हमें मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे पास मेडिसिन्स के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उस पर भी हम उसके आगे के लेक्चर में बात करेंगे। तो पूरा एक सीरीज है जिस पर आपको जुड़े रहना है। नमस्कार।